न्यूज हरियाणा के मंच का खास कार्यक्रम लगातार जारी है। ऐसे में इंडस्ट्री सेक्टर्स पर किस तरह से जो है काम हुआ है, राजनेता क्या समझते हैं और किस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो जनता की दरबार में जाने की तैयारी कर रहे हैं मिशन 2024 से ठीक पहले। मेरे साथ चर्चा में इस समय मौजूद है, मैं स्वागत करना चाहूंगा देवेंद्र सिंह का। पार्षद हैं, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और ऐसे में सियासत की अगर बात हो, मैं चाहूंगा आप माइक जो है वो ले। किस तरह से देखते हैं 2014 से पहले कांग्रेस का जो है कार्यकाल रहा, 10 साल की सरकार आपकी रही। उस 10 साल के कार्यकाल के मुताबिक अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल का कार्यकाल, क्या आंकलन करेंगे, किस तरह से देखते हैं यमुनानगर जो जिला है इसके विकास को लेकर या इसके जो काम थे उनको लेकर? सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों नमस्कार। देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, 10 साल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और पिछले 9 साल से हमारे बीच में भाजपा की सरकार चल रही है। 2014 के अंदर जब भाजपा की सरकार आई, देश में भी और प्रदेश में भी, मैं दोनों की बात करूंगा, तो इन्होंने कितने बड़े बड़े जनता के सामने अपने वादे किए थे। कितने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, किसानों की आय दुगुनी करने की बात करी थी जी, महंगाई की बात करी थी जी। जब 2014 में सरकार गई हमारी कांग्रेस की, तो उनके बड़े बड़े जुमले थे जी, ये बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जी, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार जी। ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया है, इसलिए देश में महंगाई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से 2014 के बाद से भाजपा की सरकार चाहे देश में है चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, इनका एक भी वादा ग्राउंड पर पूरा नहीं हुआ। ना ही तो युवाओं को रोजगार देने की बात पूरी हुई, ना ही किसानों की आय दुगुनी करने की बात हुई जी, और ना ही महिलाओं पर अत्याचार रुका है। पर सरकार कहती है कि हमने ट्रांसपेरेंसी लाई, हमने पारदर्शिता लाई। पहले पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरी मिलती थी, अब योग्यता के आधार पर आप इंटरव्यू क्लियर करिए, नौकरी लीजिए। अब तो नौकरी नहीं मिलती, अब तो नौकरी नहीं है। मुझे बताएं, ये सरकार के नुमाइंदे बैठे होंगे कि कितने आंकड़े हैं, कितने युवाओं को रोजगार दिया है जी, अब तो रोजगार ही नहीं मिल रहा है जी। देखिए, जब से ये सरकार आई है, मैं तो अपने शहर की बात करूंगा, मैं निगम पार्षद हूं। पहले टेनोर में हमने काम किया, अब भी काम कर रहे हैं जी। मैं अगर अपने शहर की बात करूं तो जो मेरा पूरा शहर खड्डों में तब्दील हो गया है जी। आप शहर में सर्वे करें, कहीं भी निकलें, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। आम लोगों को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं। आज ये सरकार इस शहर को मूलभूत सुविधाएं देने में भी नाकाम है जी। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सफाई का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइटें सारी खराब पड़ी हैं। तो इनके पास जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है, सिवाय जुमले ही हैं। बतौर पार्षद आप भी इन मुद्दों को उठा सकते हैं, जो इंटरकनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं, जो सेक्टर्स के अंदर की सड़कें या गलियां हैं, उनको लेकर आप कितनी प्रमुखता के साथ मुद्दे जो है वो उठाते हैं कि लोगों की आवाज़, क्योंकि आपको नुमाइंदा चुनकर उन्होंने भी भेजा है निगम में, तो ऐसे में क्या कुछ प्रयास आपकी ओर से या आपकी पार्टी की ओर से किए गए हैं अभी? देखिए, मैं पिछले 9 साल से नगर निगम में काम कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जो काम पहले हमने 5 सालों में किए, अब जब से सरकार दोबारा हमारे निगम में बनी है, दूसरे मेरे साथ बने हैं, उतने काम नहीं हो रहे हैं। हम हर हाउस की मीटिंग में अपने शहर के मुद्दों को, अपने वार्ड के मुद्दों को उठाते हैं जी। जनता की लड़ाई वहाँ हाउस में लड़ते हैं, लेकिन जो भी मुद्दे हाउस में पास करते हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे नगर निगम मेयर की जिम्मेदारी है जी। कि जो भी हाउस में मुद्दे आते हैं उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जी। नगर निगम के अंदर आज 5 मुख्य ऐसी बातें हैं जिनसे लोग परेशान हैं। एक एनडीसी पोर्टल बना दिया गया है सरकार के द्वारा जी। ये क्या पोर्टल है जी? हर आदमी को लाइन में खड़ा कर रखा है। कोई ना कोई आदमी कागज लेके कंप्यूटर के बाहर खड़ा है
जी। उनको उलझा के रख दिया है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे शहर को लूटा जा रहा है। अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड के नाम पे जी। लोगों से जेबें काटी जा रही हैं। मुझे एक बात बताइए, ये मोहल्ला है, ये पहले अप्रूव्ड था, पोर्टल बनाया गया, ये अनअप्रूव्ड हो गया। एक प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है, दूसरी प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड कैसे हो सकती है जी? जी। लेकिन सरकार ने लोगों को उलझा रखा है, लोग चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं और सभी लोग, हरियाणा की जनता परेशान है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप रहते हैं। जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की 10 साल, उस समय यमुनानगर के क्या हालात थे? क्या ये रोड कनेक्टिविटीज़ थी, इंटर कनेक्टिविटीज़ थी? और जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं देने के लिए जो है लगातार प्रयास किया गया, क्या कुछ असलियत उसकी यमुनानगर में जब आपकी सरकार थी? यानी कि अगर आप ये 9.5 साल छोड़ दें तो पहले 10 साल की अगर बात करें तो उस समय क्या परिस्थितियां थी? उस समय थे ये तमाम चीज़ें? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। मैं ये समझता हूँ आज जो शहर के हालात हैं वैसे हालात नहीं थे, इससे अच्छे हालात थे। जी। हमने अपने 10 सालों में सड़कें बनाई, हाँ कमियां रही हैं, ऐसा नहीं है कि भी हमारी सरकार में कुछ कमियां नहीं है। थोड़ी मुझे एक बाईपास हाईवे बनना था, वो हमारे टाइम में पास हुआ, लेकिन बना बीजेपी गवर्नमेंट में। जी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इलाके में काम बहुत किए, जी। जो कि आज वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप बात करते हैं कि खुद आपने एडमिट किया, और अच्छी बात है एक राजनेता के तौर पर जब आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे कार्यकाल में भी कमियां थी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, इस जिले की बात ना करता हुआ मैं प्रदेश की बात करूंगा, कांग्रेस एक संगठित तौर पर, एक संगठन के तौर पर जो है वो दिखाई नहीं देती है। गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हावी रहती है, जिसका फायदा जो है वो आपकी बाकी विपक्षी पार्टियां जो है वो ले जाती हैं। क्या कहेंगे सर, यमुनानगर के क्या हालात हैं? सब कुछ सही है, कुशल मंगल है, या फिर यहाँ पर भी जो है खींचतान चली रहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई फूट नहीं है। हर कार्यकर्ता की अपनी एक सोच है, उसका अपना एक नेता है, उसके लिए वो काम करता है। लेकिन जहाँ तक बात पार्टी के संगठन की है, पार्टी बिल्कुल एकजुट है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। ऐसी कोई फूट वाली बात हमारी पार्टी में है नहीं। हाँ, संगठन की कमी है, पिछले 9 साल से कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बना, उसकी कमी जरूर कार्यकर्ता को महसूस होती है। और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी 2-4-5 दिन में संगठन बनने। बतौर कार्यकर्ता आपने एक उम्मीद जरूर जताई है कि संगठन जल्द से जल्द बन जाएगा, लेकिन हालात बनते दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह से पर्यवेक्षक आते हैं अलग अलग जिलों में, आपके ज़िले में भी आए थे, काफ़ी हो हल्ला हुआ उस समय भी, काफ़ी जो विजुअल्स चले टीवीज़ पर या मीडिया में, वो काफ़ी जो है कहीं ना कहीं उस गुटबाजी को सामने दिखाने वाले थे। ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि संगठन ही सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी पार्टी के लिए जीत या हार निश्चित करने के लिए, ऐसे में जो कार्यकर्ता पिछले काफ़ी समय से ये इंतज़ार कर रहा है कि मुझे कोई ओहदा मिलेगा तो मैं जी जान के साथ पार्टी के साथ उतरूंगा, क्या समझते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अभी हमारे प्रभारी जी दीपक बावरिया जी ने एक प्रोसेस शुरू किया था, हर जिले के अंदर ऑब्जर्वर लगाए गए थे। वो कार्यकर्ताओं से अपनी उनकी राय जानने के लिए हर जिले में गए हैं। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ आपस में हल्ला गुल्ला हुआ, ऐसा नहीं है। वो कार्यकर्ताओं में एक जोश है, कार्यकर्ता अपने अपने नेता की नारे लगाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फूट वाली कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, मैं फिर से यमुनानगर पर वापस आऊंगा, आपके ज़िले पर वापस आऊंगा। राशन कार्ड्स, जो एक फैमिली आईडी का एक इशू उठा, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आया वो राशन कार्डों को लेकर आया। उसमें ये था कि कांग्रेस रिजीम में, यानी कांग्रेस काल में, ऐसे लोगों के भी राशन कार्ड बना दिए गए जो कि सुख सुविधाओं या फिर उस जो स्ट्रेटा रहता है या जो कैपिंग है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर का जीवन जो है वो जी रहे थे। ऐसे में आरोप आप पर भी लगे, उस समय वो जो बनी तो उस समय उनमें से निकाले गए। सर, क्या कहेंगे सर उन चीज़ों को? देखिए सर, जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, अभी पिछले 2-4 महीने के अंदर ही ऐसे ऐसे लोगों को राशन कार्ड काट दिए गए हैं जिनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास सैकड़ों लोग आते हैं कि सर मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो मकान भी कच्चा है। उस आदमी के भी राशन कार्ड सरकार ने काट दिए गए हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे थे अभी अप्रूव्ड, उसकी अपने क्या बात की हमने भी,
मैं ये कह रहा था कि आपके टाइम पे ये आरोप लगते हैं कि आप लोगों ने उन लोगों के राशन कार्ड बना दिए जिनको जरूरत नहीं थी, जो नहीं सर, जो नहीं, एक नहीं, कैपिंग नहीं, था। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कांग्रेस पार्टी के दौरान उन्हीं लोगों के राशन कार्ड बने हैं जो वाकई में जिनको जरूरत थी। मैंने आपको बताया ना कि आज उन लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। आप सर्वे कराइए एक। लेकिन सरकार तो कहती है कि 6 लाख जो काटा गया वो इसलिए काटा गया कि ये लोग सक्षम थे, वो जो दौर था और जी अपने लोगों ये को लाभ जो प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई ना, ये प्रॉपर्टी आईडी सारी गलत बनी हुई है। मैं एक सेकंड रुकूंगा आपको। रामनिवास गर्ग हमारे साथ पूर्व चेयरमैन हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए आए हैं। आपकी कमी बहुत खल रही थी क्योंकि जब वन साइडेड कन्वर्सेशन होता है तो लाजमी सी बात है कि एक पक्ष जो है वो हावी रहता है। मैं चाहूंगा आप माइक ले लें। अभी तक जो मेरी देवेंद्र जी से बात हुई है, उन्होंने पिछले 9.5 साल में काफ़ी कमियां गिना दी हैं यमुनानगर में। उनका ये कहना है कि इंटर कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कें जो है बदहाल हैं, यमुनानगर के लोग जो हैं वो खड्डों में जी रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडीज़ को लेकर लोग धक्के खा रहे हैं। कर साहब क्या कहेंगे कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे अपने 9.5 साल के कार्यकाल? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने जिला यमुनानगर के अंदर जो है आम पब्लिक के जो मुद्दे हैं उनको उठाने का काम किया है। और क्योंकि विपक्ष का काम आरोप लगाना ही होता है, तो इनका आरोप जो है वो जायज़ है, ये लगाएं। और सरकार के अधिकारियों का, सरकार के नुमाइंदों का ये काम होता है कि उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका स्पष्टीकरण दें। जी बिल्कुल। तो उसी कड़ी में जहाँ तक सड़कों की बात है, अगर हम 2014 से पहले की बात करते हैं तो आप देखिए क्या हालत थी हमारी। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ना के बराबर था। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर था। जब हम पंचकूला से चलते थे और यमुनानगर आते आते जो है लगभग 3 से 4 घंटे हमें लगते थे। और सड़क जो थी वो सड़कों में खड्डे नहीं थे, खड्डों में सड़क थी। जी। तो आज 2014 के बाद आप देखिए कि कितना बदलाव हुआ है। केवल जिला यमुनानगर ही नहीं, पूरा हरियाणा ही नहीं, अपितु पूरे हिंदुस्तान में जो है सड़कों का इतना बड़ा जाल बिछा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जो आम आदमी, हमारे जो कांग्रेस मित्र हैं या विपक्ष के मित्र हैं, वो भी इस बात को लोहा मानते हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ है, शायद इतना कभी जो है आज तक नहीं हुआ। एक बेरोजगारी को लेकर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया कि नौकरियां नहीं लगी। क्या कहेंगे सर, इस जिले की अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ आंकड़े आपके पास हैं ताकि आप अपने विपक्षी सहयोगी को जो है वो जवाब दे सकें? क्या कहेंगे बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी, रोजगार नहीं लगा युवा, बेरोजगारी की देखिए, जो बेरोजगारी की जो जहाँ तक बात है, आज हरियाणा के अंदर ये सिचुएशन है कि आज मुझे अगर किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो मुझे एम्प्लॉय नहीं मिलता। आज अगर मुझे किसी अच्छे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आज एम्प्लॉय नहीं मिलता। लेबर की मुझे ज़रूरत है, लेबर नहीं मिलती। घर में कोई मेड या कोई नौकर की ज़रूरत है, वो नहीं मिलता। फैक्ट्री में ज़रूरत है, वहाँ नहीं मिलता। तो आप किस बेरोजगारी की बात करते हैं? आज जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज सबको अच्छी नौकरी, आज सरकारी नौकरी की बजाय प्राइवेट में इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब है प्राइवेट के अंदर कि आप दिए आंकड़े हमें बताइए कितने प्राइवेट के हमारे पास साथी हैं जो आज बेरोजगारी के अंदर जो जरूरत है। क्या कहेंगे देवेंद्र? मेरे साथी ये पूछे हैं कि सरकार ने नौकरी कितनी दी। ये कह रहे हैं कि जी आज सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियां हैं। प्राइवेट सेक्टर तो खत्म कर दिए, प्राइवेट सेक्टर रहे कहाँ हैं? आप बताइए मुझे। सारे व्यापार धंधे बंद हो गए, आज व्यापार की क्या हालात हैं? नौकरियां कहाँ हैं? ये सवाल मेरा आपसे था पूर्व अध्यक्ष होने के नाते, व्यापारी एसोसिएशन के। ऐसे में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यमुनानगर जो है वो अपनी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, मेटल इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री। पिछले 9.5 साल या पिछले 19.5 साल ही ले लीजिए आप, आखिर क्यों ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर पाई, उठान क्यों नहीं हो पाया? देखिए, अगर 2014 से पहले बात करें तो हमारे यमुनानगर जिले के अंदर प्लाईवुड की लगभग 150 इंडस्ट्री थी। आज 2014 से 2023 तक 9 साल के अंदर प्लाईवुड की लगभग 500 इंडस्ट्री हो गई। कितनी बंद होगी?
सर देखिए देखिए, जहां पर कोई अधिकता होती है, रॉ मटेरियल सरकार के हाथ में नहीं होता। रॉ मटेरियल अगर अप डाउन होता है, रॉ मटेरियल किसान का रेट बढ़ा, चाहे पॉपुलर है चाहे सफेदा है, किसान हमारा खुशहाल हुआ है। और अदर जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ की पॉलिसी की वजह से हमारी कुछ जो है वो कुछ इंडस्ट्री, जो नई इंडस्ट्री लगी थी, जो कहीं ना कहीं कोई इंडस्ट्री खुद के झगड़े के कारण या खुद के अपने व्यापार के किसी प्रॉब्लम के कारण, फाइनेंस की वजह से वो इंडस्ट्री बंद हुई है। अदरवाइज आज एक भी पुरानी इंडस्ट्री अगर आप बता दीजिए बंद हुई है कोई, तो हम आपके सामने क्या कहेंगे देवेंद्र जी? सर नहीं, हमारे शहर के अंदर चाहे प्लाईवुड का उद्योग हो चाहे मेटल का उद्योग हो, आज मैं समझता हूँ कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री 50% से ज़्यादा बंद पड़ी है। और वो क्यों बंद पड़ी है? क्योंकि सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। सरकार का स्मॉल स्केल के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ये जो भाजपा की सरकार है, ये सिर्फ जो बड़े 2-3 उद्योगपति हैं उनके लिए काम कर रही है। अगर सरकार स्मॉल स्केल पर ध्यान दे तो हमारा जो छोटा जो उद्योग है ये भी उठ सकता है। क्या कहेंगे सर, छोटे उद्यमियों के लिए क्या कुछ ऐसा जो है है, किया गया है अभी जो तक? मेरे साथी मित्र ने जो आरोप लगाया है, जो उन्होंने अपनी बात कही है कि इंडस्ट्री बंद हुई है, सर 150 से अगर 500 इंडस्ट्री बन गई और 500 में 50 इंडस्ट्री बंद हो गई, तो मैं समझता हूं कि ये इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये डाउन हुआ है, क्योंकि 300% इंडस्ट्री में बढ़ोतरी होना, व्यापार में बढ़ोतरी होना, और देखिए ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। कभी मार्केट में मंदा, कभी मार्केट में तेजी। आज अगर कभी व्यापारी खुशहाल होता है तो कभी किसान खुशहाल होता है। अभी वो भी समय था कि जब पॉपुलर जो है 100 रुपये क्विंटल बिकता था, आज मनोहर लाल की सरकार में पॉपुलर जो है 1400 रुपये क्विंटल बिक रहा है किसान का। तो ये देखिए क्या है, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमारा जो व्यापार है वो अप डाउन है। आज अगर डाउन है तो कल तेजी भी आएगी। मेरे साथी का ये कहना है कि नई इंडस्ट्री लगानी बंद कर दें हम, क्योंकि उसको बंद होना है। आपका ये कहना है कि हमारे शहर में प्लाई की जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा लग गई, इसलिए फैक्ट्री बंद होगी। नहीं, फैक्ट्री इसलिए बंद नहीं हुई है कि ज़्यादा लग गई। फैक्ट्री इसलिए बंद हुई है कि सरकार स्मॉल स्केल को कोई महत्व देना चाहती है। सरकार की नीयत है कि स्मॉल स्केल को ख़त्म कर दिया जाए। एक बात और है सर, रोजगार मुहैया कौन कराता है? ये स्मॉल स्केल ही है जो रोजगार मुहैया कराता है। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियाँ हैं वो तो कंप्यूटराइज हैं, वो कितने लोगों को रोजगार देती हैं? जो असली हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। सरकार की ओर से बर्बाद करने पर तुली हुई है। 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का प्रावधान किया गया है। सरकार कहती है कि हरियाणा का युवा जो है वो बाहर जाकर नौकरी नहीं करेगा। यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनमें 75% आरक्षण जो है वो देने का काम किया गया है। कितना ये इम्प्लीमेंट भी एक होता है? जुमला है। दे मुझे आंकड़े, मुझे सरकार आंकड़े दे कि भी कितने हरियाणा के युवाओं को इंडस्ट्री में नौकरी दी है। खाली बात करने से बात नहीं होती। मुझे आंकड़े बताएं सरकार कि हमने हरियाणा के इतने 75% लोगों को इस इंडस्ट्री में रोजगार दे दिया। आंकड़े पेश करें। कुछ साथी सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आप खड़े होके पूछ लीजिए। जी। ₹1 करोड़ में बिकता था, आज हमारी सरकार ने वो लाइसेंस फ्री किया है, इस वजह से इंडस्ट्री बढ़ी है। देवेंद्र जी क्या कहेंगे? लाइसेंस बिकते थे और नौकरियों को लेकर खुद युवा कह रहा है कि 17,000 नौकरी जो है वो दी गई। देखिए ये वही बात कर रहे हैं जो हमारे साथी कह रहे हैं कि सरकार ने लाइसेंस इतने खोल दिए इसलिए इंडस्ट्री बंद होगी। अब लाइसेंस सरकार खोल ले अच्छी बात है, लेकिन जो लाइसेंस आपने बांटे हैं वो जो इंडस्ट्री है वो सर्वाइव तो करिए। आप लाइसेंस बांटना अच्छी बात है, लाइसेंस दीजिए, आप नई इंडस्ट्री लगवाइए, लेकिन जो इंडस्ट्री लगवाने के बाद उसको जो सपोर्ट चाहिए एक सरकार से वो कहाँ है? आज स्मॉल स्केल को जो मैं बार बार कह रहा हूँ सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, सरकार की मनसा ही नहीं है। मैं अपने क्या कहेंगे साथ को साहब? बताना चाहूंगा कि सरकार इंडस्ट्री के लिए क्या कर रही है। बीइंग ए चेयरमैन, जब मैं 2020 में चेयरमैन बना व्यापारी कल्याण बोर्ड का, तो 2021 के अंदर मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके इनिशिएटिव से मैं अपने प्लाईवुड के 30 इंडस्ट्रीज को लेकर के असम गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में गया, ताकि उनके रॉ मटेरियल की जो है वहाँ पर हम उस पर प्रयास कर सकें। वहाँ पर बैम्बू मिशन के तहत हम सरकार के सहयोग से, सरकार के हमारे काफ़ी अधिकारी जो है वो साथ गए और इंडस्ट्री को, वहाँ की इंडस्ट्री का मुआयना करवाया और प्रयास किया कि वहाँ से जो है रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पर आए
और उस रॉ मटेरियल के कारण जो है जो इंडस्ट्री हमारी जो दिक्कत में है, उस रॉ मटेरियल के इंतजाम के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किया। अभी अभी जस्ट 3-4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके प्रयास से साउथ अफ्रीका तंजानिया के अंदर मैं 50 इंडस्ट्रीज को पूरे हरियाणा से लेकर के गया, जिसमें से 15 साथी प्राइवेट इंडस्ट्री के हमारे वहाँ पर गए, वहाँ पर रॉ मटेरियल का इंतजाम हो सके यहाँ के लिए। और आज मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ से हमारा इम्पोर्ट स्टार्ट हो गया है और काफ़ी कंट्री से जो यहाँ पर रॉ मटेरियल आ रहा है, उससे इंडस्ट्री हमारी खुशहाल होने जा रही है। एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मुद्दा है। मैं जवाब देना चाहूँगा। मैं जवाब देना चाहूँगा। भाई साहब ने कहा कि जी हम विदेश का दौरा करके आए हैं, इंडस्ट्री देख के आए हैं, और अब यहाँ पॉपुलर की जगह बेम्बू लगेगा, यही करें ना आप? नहीं, बेम्बू खेती होगी। बैम्बू जो है वो एक ऑप्शनल, ताकि यहाँ पर अगर कोई ताकि हमारा जो किसान है, हमारा जो किसान पॉपुलर लगाता है, वो भी नुकसान में आ जाए। एक तरफ तो आप साथ जो है दोस्त ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया। आज जो किसान बिल्कुल एक मुद्दे गर्ग साहब मुद्दे बहुत हैं, मैं चाहूंगा कि आप एनर्जी बचा के रखें। मेरा अगला सवाल ये है कि एक आरोप गर्ग साहब ये लगता है कि पोर्टल की सरकार बनकर रहेगी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री का ये कहना है कि लोगों की सहूलियत के लिए पोर्टल्स जो है बनाए गए हैं, क्योंकि अमूमन जो परियोजनाएं सरकार या सुविधाएं देती है उसके लिए लोगों को कतारों में लगना पड़ता था, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट से लेके कोई छोटा सा भी काम होता था, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस हैं। क्या कहेंगे सर, जो आरोप लगाता है विपक्ष की पोर्टल की ही सरकार बनकर रह गई है और पोर्टल भी सही से काम नहीं कर रहे, क्या? देखिए, विपक्ष को जो है अपने दरबार में लोगों की हाजिरी लगवाने का शौक होता था, जो आज मनोहर लाल जी ने उस शौक को खत्म कर दिया है। और आज जो पोर्टल की बात है, आज पोर्टल के अंदर आप देखिए कि आज हर आदमी 300 से ज़्यादा जो है वो ऐसी हमारी आईडी है जो ऑनलाइन हो चुकी है, और किसी को भी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पोर्टल जो है इतने सक्सेसफुल काम कर रहे हैं माननीय मनोहर लाल जी की नीति। आज किसी विधायक, किसी मंत्री के पास, किसी कार्यकर्ता को, किसी आम आदमी को जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अपना काम करें और जो है अपना काम करने, किसी की उनको मीडिएटर की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जवाब लूंगा इसका, कुछ साथी कोई सवाल पूछना चाह रहे थे। है मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, हमारे यहाँ पे गन्ने का आज तक सारे इंडिया में हरियाणा में 1 नंबर पे रेट रहता था गन्ने का, सबसे ऊपर। पिछले साल ये पहला साल है कि जब हम हरियाणा दूसरे स्टेटों से नीचे है, उसके एवज में हमने यहाँ पे हड़ताल की। पिछले साल तब भी 20 दिन हड़ताल रही, तब भी सीएम साहब ने मात्र 10 रुपये रेट दिया। और मेरा ये अनुभव है पिछली सरकारों में, चौटाला साहब के टाइम में जब हड़ताल की हमने, माननीय कंवरपाल जी हमारे बीच में बैठते थे विपक्ष का किसान होने के नाते। अगली सरकार में जब हुड्डा साहब के टाइम में हड़ताल की हमने, हमारे विधायक जी हमारे बीच में बैठते थे, हम इनकी तारीफ करते हैं उस टाइम। और उस टाइम अब जो हड़ताल की हमने, इस टाइम भी मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया 10 रुपये, लेकिन हमें बुलाया नहीं। जबकि पूर्ववत सरकारों में हुड्डा साहब के टाइम में हड़ताल हुई थी, हमें दिल्ली बुलाया गया था किसान यूनियन वालों को। मैं उस आदमी की तारीफ करना चाहता हूं कि कागज दे दिया था, आप रेट भर दो गन्ने का, लेकिन इतना रेट भर देना किसान यूनियन वाले की मिलें जिंदा रहनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस बार भी यदि मुख्यमंत्री जी हमें बुला के बीच में बिठा के समझौता कराते, तो हम ये नहीं कहते हमारी शुगर मिल से जो 2-4 समस्याएं हो रहे हैं वो भी हमारी सोल्व हो जाती। जैसे आपने पोर्टल की बात करी, गन्ना पोर्टल की, हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे रादौर में, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे 15 दिन पहले। मुख्यमंत्री जी को हमने कहा जी गन्ना पोर्टल आपने व्यर्थ में खड़ा कर दिया, गन्ना पोर्टल यदि वो कह रहे हैं मैं तो करके रहूंगा। हमने कहा फिर इसको बॉन्डिंग से मुक्त कर दो। आप कैसे करोगे यदि एक आदमी के 4 बच्चे हैं और चारों के नाम बॉन्डिंग है, कैसे उसको जस्टिफाई करोगे आप? तो हमारी ये है कि मैं जवाब लेता हूं। क्या कहेंगे गर्ग साहब, जिस तरह से किसानों ने मुद्दा उठाया, गन्ने के दामों को लेकर सरकार की ओर से कदम तो उठाया गया, लेकिन इनका एक ग्रज है कि बुलाया नहीं गया ताकि बाकी की मांगे भी जो है वो रखी जा सकती। देखिए 2014 से गन्ने के मामले में हरियाणा नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। जहाँ तक बात आपके उसकी क्वेश्चन की है,
हमारे माननीय विधायक जी बहस अब आ नहीं, चुके बहस हैं और वो सवाल- इसका सवाल- आपको सवाल ये था- प्रॉपर जवाब देंगे। आपके गन्ने के मैटर में आपको प्रॉपर जवाब हमारे विधायक जी देंगे। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि 2014 से गन्ने के मैटर में पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। मतलब राज्य सरकार मैं देखिए, भाई साहब देखिए, भाई साहब भाई साहब देखिए। भाई साहब भाई साहब भाई साहब बहस नहीं देखिए। देवेंद्र जी, मैं पोर्टल के सवाल पे वापस आऊंगा क्योंकि समय कम रहता है। पोर्टल्स को लेकर साफ तौर पर इनका ये कहना है कि लोग जो लाइनों में लगा करते थे, और सरकार भी यही दावा करती है कि कतारों में लोग रहा करते थे, आज आप एक मोबाइल के क्लिक पर अपनी तमाम सुविधाएं, चाहे आपकी पेंशन है, चाहे आपकी रजिस्ट्रेशन है, चाहे आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप घर बैठे जो है उनका पोर्टल के माध्यम से जो है वो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मेरे साथी ने, जो किसान जी ने सवाल करा, हमारे फार्मर ने सवाल करा, उसका जवाब नहीं दिया। उनका सवाल ये था कि भाजपा सरकार ने गन्ने का रेट उन्होंने कहा कि विधायक जवाब देंगे। कितना बढ़ाया, सवाल ये था, आपने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। जी, जहां तक बात पोर्टल की है, इस सरकार ने कम से कम एक काम तो कर दिया कि भाई हर आदमी को काम दे दिया, एक पेपर पकड़ा दिया और कहाँ खड़ा कर दिया, पोर्टल के सामने। हर आदमी, इन्होंने एक काम करा कि शहर का व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति हो, हर आदमी को हाथ में कागज दे के और पोर्टल के बाहर खड़ा कर दिया। अरे पोर्टल ही समस्या है, आज की जो मेन समस्या है, चाहे किसान की हो चाहे शहरवासी की हो, पोर्टल की मेन समस्या है। आपने कोई आईडी ठीक करानी है, आदमी के जूते घिस जाते हैं, वो आईडी ठीक नहीं होती है क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा जी। किसान ने कोई कृषि करानी हो, वो ठीक नहीं होता क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा जी। ये पोर्टल की सरकार बन के रह गई है, सरकार पोर्टल चला रही है। मैं नहीं समझता कि हरियाणा सरकार को मुख्यमंत्री चला रहे हैं, इस सरकार को पोर्टल हाउस चला रहा है और इनके पास कुछ नहीं है। हर आदमी इस पोर्टल आज के युग में डिजिटलाइजेशन का जमाना ऐसा है कि अगर आप किसी सब्जी की रेडी पर भी जाते हैं तो वहां पर भी यूपीआई चलता है। तो ऐसे में कहीं ना नहीं सर, कहीं जिस तरह से मुद्दों पे आऊंगा मैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है, चाहे मैं 10 साल पुराने बात करूं या 9.5 साल की, मैं लोगों से बात कर रहा था, पार्किंग की समस्या को लेकर बड़ा जो है लोगों के दिलो दिमाग में रोष है यमुनानगर में कि पार्किंग की समस्या कभी नहीं सुलझी। क्या कहेंगे सर, आप भी रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं 10 साल सरकार का। बिल्कुल, हमारे शहर में वाकई में ही पार्किंग की समस्या है और इस पार्किंग की समस्या को नगर निगम के द्वारा, शासन के द्वारा मिल बैठ करके सोचना चाहिए कि हम लोगों को इस परेशानी से दूर कैसे कर सकते हैं। ये सारा का सारा रोड अग्रसेन चौक से लेके स्टेशन तक सारा ब्लॉक है, कोई आदमी अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। उसका एक कारण है कि भी जो दुकानों के बाहर जो स्टॉल लगे हुए हैं, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। इनको भी कोई जगह ऐसी दे ताकि ये भी अपना रोजगार चलाएं और पार्किंग समस्या भी दूर हो जाए, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि काम ही कोई नहीं कर रहा। 10 साल आप भी थे, बात नहीं कर रहे हैं। 10 साल आप भी थे, क्या कहेंगे गर्ग साहब, आपने क्यों नहीं किया? 9.5 साल में कह रहे हैं कि दिखता भी है लेकिन करते नहीं है। साथी मित्र को मैं ये बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले आपको इसकी याद क्यों नहीं आई? आपकी 10 साल सरकार रही, इस 10 साल में आपने अग्रसेन चौक से और स्टेशन चौक तक की याद कभी नहीं आई आपको? ये चौड़ी सड़क का चौड़ीकरण कब हुआ? जब हमारे विधायक घनश्याम दास जी बने, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कितना जाम लगा रहता है, कितनी दिक्कत आती है, स्पेशल उन्होंने इसके लिए बजट बनवाया और बजट बनवा करके अग्रसेन चौक से और स्टेशन चौक तक की रोड को चौड़ीकरण करने का काम किया। और आज देखिए नेक टू नेक, आज एज टू एज, आज जो है हमारी रोड, इतनी सुंदर रोड जो है यहाँ पर बनी हुई है, बकायदा लाइनिंग लगी हुई है, बकायदा पार्किंग का इंतजाम है, रोड साइड लाइनिंग के इस साइड गाड़ी खड़ने का पार्किंग करने का इंतजाम है। उसके बावजूद भी अभी भी हमारे विधायक जी, अभी मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, पार्किंग के लिए प्रयास में लगे हैं कि ताकि जो शहर का सेंटर है, निगम का एरिया है, वो निगम जब कभी जाए तो वहाँ पर पार्किंग का इंतजाम किया जाए। लगातार आप दोनों से एक आखिरी नोट पर, आखिरी सवाल पर मैं चर्चा का खात्मा करूंगा। क्या कहेंगे सर, मिशन 2024 आ गया, समस्याएं आपके सामने भी बहुत हैं, जिस तरह से आपने माना भी है कि संगठन नहीं है और संगठन के बिना कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है चुनावों में जाए, ऐसा ना तो जनता चाहती है, ना नेता चाहते, ना कार्यकर्ता चाहते हैं। लेकिन कौन से वो मुद्दे जिनको लेकर जो है आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस जो है वो ताल ठोकती नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आज जनता के सामने मुद्दे ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, करप्शन मुद्दा है, किसान मुद्दा है,
मुद्दों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। गौरव साहब, क्या मुद्दों की बात कहेंगे? करते हैं और हमारा चुनाव 2024 का मुद्दों पर आधारित रहेगा। ये बहकावे की राजनीति अब चलेगी नहीं। क्या कहेंगे गर साहब आप किन मुद्दों के जैसे साथ? 2014 से पहले खड्डों में सड़क थी, वैसे ही मुद्दे थे। आज ना तो सड़कों में खड्डे रहे और ना कोई मुद्दा रहा। ये जो है विपक्ष का, कोई तो इनको बोलना ही पड़ेगा ना। हम इनको चैलेंज करते हैं कि आप एक मुद्दा बताइए, कौन सा मुद्दा है आपका? नहीं, बस एक ही बात कहेंगे कि मुद्दा मुद्दा, पोर्टल पोर्टल पोर्टल। इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार ने आम आदमी के लिए एक ऐसा इंतजाम कर दिया है कि वो किसी नेता के पास उनको जाने की जरूरत नहीं है, ना उनके पीछे लगने की जरूरत है। ऑनलाइन अपना घर बैठे अपना काम करें और अपना जीवन जो है सुखी व्यतीत करें। तो बिल्कुल सार्थक चर्चा है। सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो इन आरोप प्रत्यारोपों में जो है वो जनता की बात सामने निकल कर आती है, और इसीलिए इंडिया न्यूज हरियाणा का ये मंच हर जिले में सजता है, ताकि हर व्यक्ति की जिसकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही, उस आवाज को एक प्रश्न के माध्यम से पूछने का काम किया जा सके। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी